स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 12 जो कि है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? संविधान की अवधारणा और आवश्यकता, संविधान सभा का गठन, प्रारूप समिति, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब आप ये कहेंगे कि आखिर संविधान करता क्या है, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि संविधान क्या करता है। किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। बुनियादी यानी बेस यानी नींव, बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रचना, शक्तियां, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो बच्चों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही सरकार के अंग हैं और ये तीन अंग मिलकर ही सरकार कहलाते हैं। अब व्यवस्थापिका क्या करती है? सबसे पहले तो सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है वह व्यवस्थापिका कहलाता है, और जो अंग कानूनों को लागू करता है और उनका पालन कराता है वह कार्यपालिका कहलाता है, तथा जो अंग कानून जो बने हैं उनकी जो अवहेलना करते हैं लोग, उनको दंड देने का कार्य करता है, वह न्यायपालिका कहलाता है। यानी व्यवस्थापिका कानूनों को लागू करता है, कानूनों को बनाता है, और कार्यपालिका कानूनों को लागू कराता है, और न्यायपालिका कानूनों को बनने के बाद जो लोग उसकी अवहेलना करते हैं उनको दंड देने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। तो ये तीनों ही अंग मिलकर सरकार कहलाती हैं। तो ये सारा कार्य संविधान करता है, और संविधान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका की रचना, शक्तियां, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है, यानी हमें किस तरह से रहना है। शासन के अंग कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके और नागरिकों के मध्य कैसे संबंध होना चाहिए, इनको भी संविधान के द्वारा ही विनियमित किया जाता है। तो आपको, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि संविधान करता क्या है। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि यदि संविधान नहीं होता तो विश्व में, यानी जहां पर भी संविधान नहीं होगा वहां पर अराजकता फैल जाएगी, यानी शासन संचालन ठीक से नहीं होगा। अब वही चीज इसमें बताई गई है कि शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का गठन एवं उनके कार्यों और अधिकारों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के अभाव में शासन का सुचारू रूप से संचालित होना कठिन है और अराजकता की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों का भी विवरण होता है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार है। अब बच्चों, आपने पिछली कक्षा में अपने देखा होगा कि संविधान ने नागरिकों को 6 मूल अधिकार और 11 कर्तव्य दिए हैं। तो संविधान शासन व्यवस्था का आधार है, ये पहले भी अपन बता चुके हैं, आधार यानी बेस, ठीक है। तो इसलिए आवश्यकता रहती है संविधान की। अब संविधान कहते किसे हैं? तो किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। संकलित प्रलेख यानी इकट्ठा लिखा हुआ कोई भी लेख, उसको हम संविधान कहते हैं, ठीक है। अब भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के बहुत से संविधानों को पढ़ा और उनके लक्षणों को एकत्र किया और उन्हें अपने देश की आवश्यकता और दशाओं के अनुसार अंगीकृत किया। जैसे आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए,
अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का विचार ग्रहण किया, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली और इसके अलावा इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक टीकाएं और संविधान विशेषज्ञों की राय आदि का भी प्रभाव रहा। तो ये तो संविधान की पूरी, आप देख सकते हैं, पूरी संरचना के बारे में बताया गया है। अब संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया और उसका आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना रही। अब ये कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, ये जब भी अगला लेसन हम पढ़ेंगे उसमें हम 1946 की कैबिनेट मिशन योजना आपको समझाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने संविधान निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। कौन कौन से नेता थे वो? संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यही संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि ने विचार विमर्श के समय संविधान सभा का पथ प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। इसके अलावा फ्रैंक एंथोनी, एंग्लो इंडियन, तथा HP मोदी पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ थे। सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला सदस्य थी तथा VN राव संवैधानिक सलाहकार थे। इन सभी लोगों ने संविधान सभा में भाग लिया और संविधान निर्माण में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, पहली बैठक 9 दिसंबर को और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशनों में 166 बैठकें हुई और इस तरह से संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया, यानी बनके तैयार हो गया और संविधान सभा ने उसको अंगीकार कर लिया यानी स्वीकार कर लिया। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है आपका, आगे अपन देखेंगे। संविधान के कुछ उपबंधों जैसे नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद आदि को तुरंत प्रभावी किया गया, यानी ये काम तुरंत किए गए। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू हो गया और इसी तिथि को संविधान के लागू होने की तिथि कहा गया है। 26 जनवरी हम सब जानते हैं, हम हर वर्ष इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा मनाते आए हैं। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरा बनकर जनता के सामने आ गया और लागू हो गया। अब आपको मैंने पहले बताया कि इतने विद्वानों ने अपना सहयोग दिया। अब इतने अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विद्वान संविधान सभा के लिए और संविधान निर्माण के लिए पहुंचे थे। तो चूंकि हम मध्य प्रदेश में हैं तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कौन पहुंचा था। तो तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह
जिसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा। से संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुज, गोपी कृष्ण विजय वर्गीय, राधा बल्लभ विजय वर्गीय और ठाकुर लाल सिंह आदि प्रमुख थे। इनके अलावा भी थे कुछ विद्वान, लेकिन इतने ये प्रमुख थे। अब ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है कि मध्य प्रदेश से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य गए थे, उसका आंसर यही एक बॉक्स है। ठीक है। अब संविधान सभा की प्रस्तावना। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कुछ लिखते हैं, चाहे वो निबंध हो, चाहे कोई किताब हो, तो हमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखना पड़ती है। प्रस्तावना में क्या होता है कि अंदर क्या लिखा गया है वो सारी चीजें प्रस्तावना में शॉर्ट में यानी छोटे रूप में लिख दी जाती हैं। तो जैसे ही हम किसी भी चीज की प्रस्तावना पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस किताब में अंदर क्या लिखा होगा। इसी तरह से जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले प्रस्तावना लिखी। अब प्रस्तावना में क्या है? संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों एवं विचारों का समावेश किया है। इसे संविधान की आत्मा अथवा कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मनोभावना एवं संकल्प का प्रतीक है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में ही यह भाव निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है व अंतिम सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं वरन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना को लिखिए। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार। तो आपने पिछली कक्षा में इन अधिकारों का पूरा विस्तृत विवरण पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और आखिरी अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार हमें संविधान ने प्रदान किए हैं। इसके बाद 11 कर्तव्य हमें संविधान ने दिए हैं। वो कर्तव्य कौन कौन से हैं? कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण यानी ये बिखरने ना पाए, टूटने ना पाए। एकता और अखंडता ये अलग अलग ना हो पाए, इसको कहते हैं अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आवाहन यानी बुलाना। यदि देश को आपकी जरूरत है और देश आपको बुलाता है तो आपको राष्ट्र की सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें और जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो जहाँ पर भी कोई भेदभाव होता हो उनका हमें त्याग करना है और ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें, यानी इसकी रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं,
उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। यानी किसी भी प्रकार का इनको क्षति ना पहुंचाएं, किसी भी प्रकार से इन्हें परेशान ना करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी किसी भी तरह की कोई मार धाड़ या हिंसा न करें। और सार्वजनिक संपत्ति यानी जो सरकार की संपत्ति जनता के लिए, उसे सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है। तो इसे सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकें। उत्कर्ष यानी आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी यदि हम माता पिता हैं या किसी बच्चे के संरक्षक हैं तो 6 वर्ष की आयु के अपने जो बच्चे हैं या प्रतिपाल्य हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो ये हुए भारतीय संविधान के कर्तव्य, जो संविधान ने नागरिकों से ये कहा है कि इन कर्तव्यों का उन्हें पालन करना चाहिए। अब बच्चों, पहले मैंने आपको शब्दावली बताना चाहती हूँ मैं। तो संविधान सभा, आपने शब्द अभी सुना है, संविधान सभा। संविधान सभा किसे कहते हैं? वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता भाग नहीं लेती वरन उसके प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे राज्यपाल का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें जनता भाग नहीं लेती। लेकिन लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है, अतः उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। संघीय स्वरूप, केंद्र व राज्य, देश में केंद्र व राज्यों की सरकार होना व इनके मध्य शक्तियों का विभाजन होना, इसे संघीय स्वरूप कहा जाता है। और अधिकार, विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित, जो संविधान ने हमें दिया है, विधि यानी कानून द्वारा ऐसे संरक्षित हित जो प्रदान किए जाते हैं उनको अधिकार कहा जाता है। तो ये तो हो गई शब्दावली। शब्दावली में वही शब्द दिए जाते हैं जो कि कुछ हमें लगता है कि ये कुछ नए शब्द हैं, तो इसका हमें अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जिन जिन लेसन में शब्दावली है उन शब्दावलियों का आप जरूर अध्ययन करें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि उन शब्दों का मतलब क्या है। अब भारतीय संविधान की विशेषता है। तो पहली विशेषता है संविधान की लिखित एवं विस्तृत संविधान। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान लिखित है एवं बहुत बड़ा, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो 22 भागों में विभाजित है। जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। और भारत के संविधान में कितने हैं? 395। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी विशेषता है इसकी कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। अब भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ये कैसे समझेंगे? तो ये ऐसे समझेंगे, यदि किसी देश का संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधित किया जाता है तो ऐसे संविधान को कैसे किया जाता है संशोधित? जिस प्रक्रिया से साधारण विधि यानी साधारण कानून बनाए जाते हैं, यदि ऐसे ही संशोधित किया जाता है तो इसे हम कौन सा संविधान कहेंगे? लचीला या परिवर्तनशील। लेकिन यदि किसी विधि के निर्माण में, किसी कानून के निर्माण में विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। तो इसलिए भारत का संविधान साधारण विधि के द्वारा भी संशोधित हो जाता है और विशेष प्रक्रिया के द्वारा भी, इसलिए ये कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण इसे कहा गया है। अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। यानी इसका क्या अर्थ है? ये शब्द हमने कहाँ सुना था? अभी प्रस्तावना में। तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है भारत पर किसी विदेशी सत्ता का कोई अधिकार नहीं होगा। वह भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। जैसा भी वो चाहेगा वैसी अपनी विदेश नीति बना सकता है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष गणराज्य, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी और भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। और पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है? कि भारत जो देश है, चाहे देश हो या राज्य हो, ये कोई भी अपना धर्म घोषित नहीं करेंगे, वरन सभी धर्मों का समान रूप से आदर सम्मान करेंगे। राज्य या केंद्र कोई भी विशेष धर्म घोषित नहीं करेगा कि हम अगर भारत है और भारत में हिंदू रहते हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म ही अपनाया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। वरन भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, ये सभी धर्मों को बराबर से मान सम्मान करेगा। संसदीय शासन प्रणाली, इसका क्या मतलब हुआ? कि भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका, अभी मैंने कार्यपालिका व्यवस्थापिका सब आपको बताया है, तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। और इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, ये जब हम अगला लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे उसमें समझाया जाएगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व किसे कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है। यानी राज्य अपने लिए स्वतंत्र है और केंद्र अपने लिए, तो शक्ति दो जगह केंद्रित की गई है, एक स्थान पर केंद्रित नहीं की गई, वरन दो स्थानों पर शक्ति को दिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? न्यायपालिका को। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देता है और जिसके अंतर्गत न्यायपालिका संसद तथा विधान मंडलों द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी ऐसे आदेशों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हों। अब अगला है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। तो नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक है। भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का प्रावधान है और यदि ये अधिकार का कोई हनन करता है तो नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। तो इस तरह से ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल कर्तव्य, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसके द्वारा नागरिकों को 11 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। अगली जो विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भारतीय शासन के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। इन तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसके अंतर्गत क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है? यानी जब भी कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो ये तो भारतीय संविधान की कुछ विशेषता हुई। तो बच्चों, इन
विशेषताओं में से लगभग 5 विशेषताएं आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब वैकल्पिक क्वेश्चन आ गए। तो सबसे पहला वैकल्पिक क्वेश्चन है, संविधान क्या है? तो हमने संविधान की जब परिभाषा पढ़ी थी तब आपको बताया था कि नियम एवं कानूनों का संकलित प्रलेख संविधान कहलाता है। ठीक है। दूसरा है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो पहली ही विशेषता क्या थी? लिखित एवं विस्तृत संविधान। तो इसमें जो संविधान की विशेषता नहीं है वो कौन सी है? अलिखित संविधान। यानी हमारा संविधान तो लिखित है, तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? अलिखित संविधान। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कितने बताए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसके बाद आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, अब चूंकि अस्थायी शब्द नहीं है इसलिए इसका मतलब क्या है? वो स्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर संविधान की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो BR अम्बेडकर ने क्या किया था? प्रारूप बनाया था, यानी ड्राफ्ट किया था संविधान को। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति भरेंगे इसमें। भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये भी मैंने आपको बताया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित खाली स्थान में से एक है, तो काय में से एक है? मौलिक अधिकारों में से एक है। तो बच्चों, ये हुआ लेसन नंबर 12। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।